हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत गंभीर मुद्दे की। पिछले एक महीने से लगातार चर्चाएं हो रही हैं, बात कर रहे हैं लोग। इनफैक्ट जो भारत की वर्तमान वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, उनके पति का बयान आया कि अगर भाजपा की सरकार लगातार तीसरी बार आ जाती है, नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो भविष्य में चुनाव नहीं होंगे। यह पार्टी पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी लगातार इसी तरीके के आरोप लगा रही हैं। इलेक्शन कमीशन से बात की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन इस पे जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनका एक बयान आता है कि अगर खुद अंबेडकर जी भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते। ठीक है, उन्होंने और बात क्या बोली कि हमारे लिए हमारी गीता, कुरान, बाइबल सब हमारा संविधान है। और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी इस संविधान को बदल के रख देंगे, पलट के रख देंगे, उनके आरोप निराधार हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हुई पॉलिटिकल हल्के की बातें। लेकिन यूपीएससी के निगाह से अगर हम देखें, यूपीएससी का जो सिविल सर्विस सेवा परीक्षा होती है उसकी निगाह से देखें तो कितना आसान है संविधान को बदलना या कितना टफ है, इस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। तो बात की जाए अगर भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में जो संविधान निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी, तो उन्होंने पूरी तरीके से मेक श्योर किया कि इतना आसान ना हो। अगर किसी पार्टी की मैलाफाइड इच्छा हो, गलत इंटेंशन से अगर संविधान बदलना चाहे, तो रास्ता इतना आसान ना हो। ठीक है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, तो संविधान में क्या लिखा है और संविधान इतर यानी संविधान से बाहर क्या चीजें हैं, जिस तरीके से संविधान को अक्षुण्ण रखा जा सके, उसको मैलाफाइड इंटेंशन से बदला न जा सके, इन सभी बातों को हम ध्यान से देखेंगे। तो बात की जाए अगर भारतीय संविधान की, तो पहली बात तो कि अमूमन कोई बिल या एक्ट पास होता है, बिल जब पास हो जाता है तो एक्ट हो जाता है। तो कोई बिल जब आता है तो उसके एक्ट बनने तक बहुत सारी चीजें होती हैं, कई तरीके की मेजॉरिटीज होती है जिनकी हम लोग बात करते हैं। जैसे नंबर 1 जिसकी हम बात करते हैं वो है सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, ठीक है। नंबर 2 जिसकी हम लोग बात करते हैं वो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। नंबर 3 जिसकी हम लोग बात करते हैं वो क्या हो जाती है, हमारी इफेक्टिव मेजॉरिटी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी आज हम लोग बात करेंगे वो क्या होती है, हमारी स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, तो जब भी संविधान से जुड़े बदलाव की बात की जाए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, या जब वो एक्ट नहीं बना रहता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात की जाए, तो क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है, उसकी बात करते हैं। इसके लिए हमको दो चीजों को समझना पड़ेगा, सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी को। हालांकि मैं सबके बारे में बता देता हूं। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग किसी भी लोकसभा में, राज्यसभा की कार्यवाही में उपस्थित हो, उनके जो उपस्थित हैं उनके 50% से ज्यादा अगर किसी बिल के पक्ष में वोट करते हैं तो वो पास माना जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि 100 लोग ही उपस्थित हैं, मान लीजिए, ठीक है, कोरम वगैरह की बात सेकेंडरी रखते हैं, अगर मान लीजिए 100 लोग भी उपस्थित हैं, तो अगर 51 लोगों ने किसी बिल के पक्ष में वोट कर दिया तो वो पास माना जाएगा। दूसरी है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या कहती है कि अपार्ट फ्रॉम द थिंग कि कितनी सीटें खाली हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, जो टोटल नंबर ऑफ सीटें हैं उनका जो बहुमत है, उनका जो 50% से ज्यादा है, अगर वो अलाउ करेगा तभी वो बिल पास होगा, तभी वो सदन में पास माना जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे ले लें, वैसे हम चलो ओरिजिनली लेते हैं, जैसे 550 है अगर भारत के संविधान की बात कीजिए, करंट जो स्थिति है वो तो खैर 545 की, हम उसको ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर 545 सीटें हैं तो कम से कम 273 लोग अगर उसके पक्ष में वोट करते हैं, कम से कम 273 लोग अगर उसके पक्ष में वोट करते हैं तो वो पास माना जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है, मान लीजिए कि लोकसभा में या राज्यसभा में सीट वैकेंट है, जैसे राज्यसभा में अक्सर देखा जाता है कि सीट वैकेंट होती है, तो मान लीजिए कि वैकेंट है, लोकसभा का एग्जांपल ले लेते हैं, 450 लोग, सिर्फ 450 लोग अवेलेबल हैं, तो इनका जो मोर देन हाफ है, इनका जो मोर देन हाफ है, इफेक्टिव लोगों का जो मोर देन हाफ है, वो अगर वोट करेगा तो क्या हो जाएगा, 450 का आधा क्या हो जाएगा, 226। ठीक है, जो 226 लोग हैं, अगर 226 लोग इस बिल को
पास कर देंगे तब वो नेक्स्ट सेशन में जाएगा या उसके आगे की बात होगी। तो ये तो ही सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और इफेक्टिव मेजॉरिटी। लेकिन जब हम संविधान संशोधन की बात करते हैं तो वहां पे क्लिक करती है हमारे पास क्या, स्पेशल मेजॉरिटी। क्या है स्पेशल मेजॉरिटी? बहुत स्टैंडर्ड तरीके से इसको संविधान में लाया गया है ताकि इतना आसान ना हो, ठीक है। खैर, जब हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं तो इसके भी हमको 3 वर्जन मिलते हैं। एक आर्टिकल अनुच्छेद 249 के अनुसार, एक अनुच्छेद 368 के अनुसार सिंपल तरीके से, एक अनुच्छेद 368 के अनुसार जहां पे स्टेट्स का हमको परमिशन लेना पड़ता है, और एक अनुच्छेद 61 के अनुसार। तो क्या क्या है इसमें? हमने देखा आर्टिकल 249 के हिसाब से, ठीक है, आर्टिकल 368 के हिसाब से, एक आर्टिकल 368 प्लस स्टेट्स वाला जो रहता है, ठीक है, जहां पे फेडरलिज्म की बात होती है, जहां पे फेडरलिज्म आ जाए कि स्टेट्स पे भी उसका असर पड़ेगा, वहां पे स्टेट्स की भी क्या कहते हैं, मेजॉरिटी लेनी पड़ती है। और उसके बाद एक है आर्टिकल 61 के हिसाब से, ठीक है। तो ये 4 मेजर तरीके से स्पेशल मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट होती है, ठीक है। लेकिन हम आज बात करेंगे इसकी बात करेंगे स्पेशल मेजॉरिटी की। क्या कि अगर यह प्रस्ताव आता है कि संविधान के फला फला आर्टिकल हम बदलने वाले हैं, मान लीजिए मौलिक अधिकार में मान लीजिए अनुच्छेद 14-15 हम बदल के कुछ और लाने वाले हैं। अगर आज को कोई पार्टी ये चाहती है तो उसको क्या करना होगा, ठीक है, उसको क्या करना होगा? उसको सबसे पहले स्पेशल मेजॉरिटी में जो क्लॉज है, स्पेशल मेजॉरिटी में क्या है कि पहले यह देखना होगा कि जो संपूर्ण संख्या है संसद की, जो इस समय संसद की जो संपूर्ण संख्या है उसमें 50% से ज्यादा लोग वोट करें, ठीक है। पहली बात तो 50% से ज्यादा लोग वोट करें, 50% से ज्यादा लोग पक्ष में वोट करें। लेकिन उसके साथ एक और कंडीशन है, क्या कि 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ प्रेजेंट हो, 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ प्रेजेंट हो तभी। मतलब कि अगर मान लीजिए कि 450 की स्ट्रेंथ होती तो कम से कम वहां पे कितने प्रेजेंट होने चाहिए थे? कम से कम वहां पे कितने प्रेजेंट होने चाहिए थे? कम से कम वहां पे 300 प्रेजेंट होने चाहिए थे। मतलब 2/3 तो प्रेजेंट होने ही चाहिए थे। कहने का मतलब क्या कि जब आप बात करेंगे तो क्या देखेंगे, एक मिनट, जब आप बात करेंगे तो क्या देखेंगे आप कि स्पेशल मेजॉरिटी में क्या है कि 50% से ज्यादा तो टोटल सीट का होना चाहिए, लेकिन 2/3 लोग भी होने चाहिए। मतलब क्या कि 273 का जो संख्या है वो तो अचीव होना चाहिए, लेकिन जो 545 का 2/3 है वो प्रेजेंट भी होना चाहिए। इतने लोग होने चाहिए दोनों सदनों में। मतलब किसमें? लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों में प्रेजेंट होने चाहिए, तब ही मान्य होगा, ठीक है। दोनों में प्रेजेंट होंगे, दोनों वहां पे वोट करेंगे, तब ही मान्य होगा। मतलब क्या? 2/3 लोग प्रेजेंट रहे टोटल स्ट्रेंथ के, और उनमें से जो 50% से ज्यादा है वो वोट करें किसके पक्ष में? उस बिल के पक्ष में जो संविधान बदलने के लिए लाया गया है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमको स्पेशल मेजॉरिटी हमको मिल गई, कहां पे? लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों जगहों पे हमको स्पेशल मेजॉरिटी मिल गई, ठीक है। दोनों जगहों पे पास करा लिया गया, जो कि बहुत आसान नहीं है। दोनों जगहों पे बहुमत होना बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखिएगा। मतलब क्या कि यहां पे 273, ठीक है, और यहां पे 123, ठीक है, क्योंकि यहां पे 545 है और यहां पे 225 सीट्स है राज्यसभा में, तो इतना तो चाहिए। लेकिन इसके बाद का क्या प्रोसीजर? इसके बाद अगर वहां पे यह देखा जाए कि जो फेडरलिज्म है ना उस पे असर पड़ा, या स्टेट्स पे उसका असर पड़ा, या स्टेट्स भी एक हितधारक हैं, ठीक है, तो ये स्टेट्स के पास जाएगा, और 50% से ज्यादा जो स्टेट्स हैं उनको इसको, मतलब ये जो संविधान संशोधन बिल है, इसको पास करना होगा किससे? सिंपल मेजॉरिटी के साथ में, सिंपल मेजॉरिटी के साथ में। तो ये जो स्टेट्स हैं इनको सिंपल मेजॉरिटी के साथ पे पास करना होगा, 50% से ज्यादा स्टेट्स को। एक तो पहले लोकसभा में इतना टाइट वैल्यू, फिर राज्यसभा में 50% से ज्यादा लोग पक्ष में वोट करें, और गिवन कि 2/3 लोग प्रेजेंट भी हो लोकसभा राज्यसभा दोनों में, फिर वो आएगा क्या कहते हैं अपने स्टेट्स के पास में, स्टेट्स में भी 50% से ज्यादा स्टेट्स को सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास करना होगा। फिर ये जाएगा किसके पास में? फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जी के पास में, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और
प्रेसिडेंट बाउंड है कि उनको इस पे अपनी सहमति देनी ही होगी। वो रोक नहीं सकते, वापस नहीं कर सकते, वो बाउंड है कि उनको सहमति देनी होगी। और इस प्रकार से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, CAA, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम शॉर्ट में कह दिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में समझ लीजिएगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो पास माना जाएगा और पहले वो जो बिल था वो अब क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा, राष्ट्रपति का जब सिग्नेचर हो जाएगा, उस पर उनका एसेट मिल जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिल क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या बात यहीं पे खत्म हो जाती है? नहीं, नहीं, यहां पे एक और बात सामने आती है। ठीक है, वो बात क्या है, वो बात क्या है, वो बात है बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है उसकी, या जिसको हम क्या कहते हैं, मूलभूत ढांचा जो कहते हैं। ठीक है, मूलभूत ढांचा, ठीक है, मूलभूत ढांचा या आधारभूत ढांचा दोनों ही लिखते हैं। मूलभूत ढांचा क्या है? शंकर प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, इन केसेस के द्वारा हमारे इस चैनल पे बड़ी डिटेल में इसको कवर किया गया है। शंकर प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती केसेस को जब हम देखते हैं तो एक संविधान संशोधन आता है, 42वां संविधान संशोधन, जिसके साथ ही जुडिशरी एक कॉन्सेप्ट की बात करती है जिसको क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत, कि अगर किसी संविधान संशोधन से यह पता लगता है कि यह संविधान संशोधन संविधान की मूलभूत, ये जो मूल वैल्यू है, जो बेसिक वैल्यू है, उससे डिफर हो रहा है, या वो जो संविधान का मूलभूत ढांचा है उसको तोड़ रहा है, उसको खराब कर रहा है, या उस पे आंच आ रही है, तो वहां पे जुडिशरी एक्शन ले सकती है। आपने देखा होगा ना, शंकर प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती केस में फाइनली पटाक्षेप होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ही मेन देखा जाएगा, तो जुडिशरी का रोल बहुत कम हो जाता है। इसका मतलब क्या, कि भले आपने कोई बिल पास करा लिया हो, जुडिशरी जो है वो उस पर रोक लगा सकती है और बेसिक स्ट्रक्चर के पैमाने पे तौल सकती है कि क्या वो संविधान संशोधन जस्टिफाइड है, वो बोनाफाइड है, या वो मेलाफाइड है। ये वहां पे जुडिशरी जो है वो आपको बता सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, और जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतने सारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने मिलकर उस संविधान को बनाया, इतने बड़े देश यानी विश्व के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को बनाया, उसके संविधान को इतनी आसानी से अगर किसी पार्टी को बदलने का मौका मिल जाए या कोई पार्टी बदल सके, संभव नहीं है, संभव नहीं है। हां, यह जरूर है कि कभी कभी राष्ट्र हित में कुछ संविधान बदला जाए और जुडिशरी भी उसको पास कर दे कि चलो ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में है, उसको वायलेट नहीं कर रहा है। अगर यह होता है तब तो सही है, नहीं तो हमारे पास तो संविधान में इतनी सारी मजबूत चीजें दी हुई हैं, उसके बाद संविधानेतर बातें कि बेसिक स्ट्रक्चर को भी जुडिशरी देखेगी कि कहीं उसको वायलेट तो नहीं कर रहा है, और तब जाके कहीं संविधान बदल सकता है। तो इतना आसान नहीं है। तो जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलना इतना आसान है, इतना आसान नहीं है। बट ठीक है, भविष्य में देखा जाएगा कि हो सकता है कोई बात कभी ऐसी रहे कि लगे कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जिनको बदलना जरूरी है, तो सरकार बदलेगी। कई बार होता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, अब वो बातें जुडिशरी के ऊपर, सरकार के ऊपर। हमारा काम है यूपीएससी के हिसाब से इस विषय को समझना, इस बात को समझना। आज मैंने उसी मुद्दे पे अपनी बात रखी कि तार्किक रूप से क्या बातें हैं, हमको पॉलिटिकल बातों को नहीं सुनना है। आपका एग्जाम, आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है। अगर आप 2024 की बात करते हैं, 16 जून को है, और अगर 2025 या 26 को टारगेट कर रहे हैं, तो भी दिल्ली दूर नहीं है। तो यूपीएससी के हिसाब से सभी बातों को समझिए, देखिए, पॉलिटिकल बात को कीजिए साइड। भले चुनाव चल रहे हैं, आपका लक्ष्य यूपीएससी है, चुनाव में इलेक्शन लड़ना नहीं है। ठीक है, तो फोकस रहिए अपने गोल को लेके। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। स्टडी IQ IAS ऐसे ही देखते रहिए। स्टडी IQ IAS हिंदी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।